भाभी मुझे एक आम का अचार देना। बहू, यहाँ का रखा आम का अचार खत्म हो गया है। एक काम कर, थोड़ा अचार रसोई से लेकर आ जा। माँ जी, आम का अचार खत्म होने वाला है, बस कुछ ही दिन और चलेगा। वैसे भी आम का सीजन आ चुका है। मैं सोच रही थी कि इस साल दोबारा से बना लूँ अचार, पूरे साल के लिए। हाँ बहू, क्यों नहीं। अब तो तुम्हारी देवरानी भी है तुम्हारी मदद करवाने के लिए। एक काम करो बहू, तुम दोनों मिलकर 5-5 किलो आम का अचार बना लेना, यानी 10 किलो। हे भगवान, ये कैसी सरदर्दी दे दी मुझे। मैं आम का अचार बनाऊं, उसमें तो बहुत मेहनत है। अब इन्हें मना कैसे करूं। आम का अचार बनाने का नाम सुनकर दिया का मुंह बन जाता है और अगली सुबह जब पूजा अपनी सास के साथ आम लेने बाजार जाने लगती है तो एसी में लिविंग हॉल में बैठी दिया से कहती है, आरती, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं माँ जी के साथ बाजार जा रही हूँ कच्चा आम लेने। तुम भी मेरे साथ चलो कच्चा आम लेने के लिए। नहीं दीदी, आप माँ जी के साथ जाओ, मैं बाद में आम लेकर आ जाऊंगी। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बहू, तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं और पूजा बहू तेरे लिए 5 किलो आम ला के रख देते हैं। रहने दीजिए माँ जी, मैं कल परसों तक ले आऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। दिया अचार न बनाने के बहाने ढूंढती है तो वहीं पूजा अपनी सास के साथ 5 किलो कच्चे आम लेकर आती है और घर आते ही लिविंग हॉल में बैठकर आमों को काटना शुरू कर देती है। दिया भाभी, पूजा भाभी ने तो आम का अचार बनाने की तैयारी शुरू कर भी दी और आप अभी तक आम भी नहीं लेकर आई। काजल, मैं कल आम लेकर आ जाऊंगी। आम का अचार बनाना कौन सा मुश्किल काम है। इतना बोल दिया वहां से चली जाती है और रात को जब दिया का पति रवि ऑफिस से कमरे में आता है तो उसके आते ही दिया शिकायत करती है, तुम्हारी माँ ने मुझे 5 किलो आम का अचार बनाने का काम दे दिया है। अरे तो क्या हो गया, अचार ही तो है, बना लो और अगर नहीं आता तो भाभी से सीख लो। हाँ हाँ, तुम तो बोलोगे ही, तुम्हें क्या पता अचार बनाना कितना मेहनत वाला काम होता है। इनसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। वो गवार तो बना लेगी अचार, पर मैं क्या करूंगी, कुछ सोचना पड़ेगा। दिया अचार बनाने से बचने के लिए बहाने ढूंढने लगती है और अगले दिन पूजा कटे हुए कच्चे आमों में नमक और हल्दी मिलाकर उन्हें छत पर ले जाकर सुखाने लगती है। तेरी गांव की जेठानी ने एक दिन में 5 किलो कच्चा आम लाकर काट भी दिया और उसमें नमक मसाला लगाकर छत पर सूखने के लिए भी रख दिया, और अब तक तू आम लेकर नहीं आई। माँ जी, आज मैं बाजार से आम लेकर आने वाली थी, पर मेरी भाभी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मुझे 15-20 दिन के लिए मायके जाना पड़ेगा। आप तो जानती है ना, मेरी माँ भी बीमार रहती है। पर बहू, मैंने तुझे अचार बनाने को जो काम दिया था, वो काम तो माँ जी मैं मायके में रहकर भी कर लूंगी और यहाँ से जाते हुए 5 किलो कच्चा आम लेती जाऊंगी और अपने मायके में बैठकर बना लूंगी और आते हुए बना हुआ आम का अचार लेकर भी आ जाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है बहू। सास की मंजूरी पाकर झूठ बोलकर दिया अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। अब जहां मायके में दिया आराम कर रही होती है और एसी में बैठकर भाभी के हाथ का खाना बना खा रही होती है तो वहीं पूजा गर्मी और पसीने से परेशान छत पर कच्चे आमों को सुखाती है। आज उसके आम अच्छे से सूख जाते हैं, इसलिए आज वो रसोई में बैठकर इमाम दस्ता से हाथों से अचार का मसाला बना रही होती है। भाभी, आपको कितने पसीने आ रहे हैं? इतना सारा मसाला आप इमाम दस्ता में क्यों कूट रही हैं? मिक्सी है तो। कुछ चीज हाथ की बनी हुई अच्छी लगती है काजल। इतना बोल पूजा कई घंटों तक हाथों से सारे मसाले कूटती है। पसीने से लथपथ सारे मसाले कूट कर उनको परात में भरकर धूप में छत पर लेकर आती है। 2 बड़े टब में कच्चे आम को भरकर उसमें मसाला डालकर हाथ से मिक्स करती है और उन्हें 6 कांच की बर्नियों में भरकर धूप में सूखने के लिए छोड़ देती है। तो वहीं दिया अपने मायके में मजे कर रही होती है। भाभी, कितनी गर्मी हो रही है, मेरे लिए मैंगो शेक बना दो। और बहू, तो अपनी माँ से जरा फोन करके कह दे हमारे लिए 5 किलो आम का अचार भेज दे। अचार खत्म हो गया है और बाहर के अचार में वो स्वाद नहीं है। मैंने बोल दिया है माँ जी, बस 4-5 दिन में माँ भिजवा देंगी। अपनी माँ और भाभी की बातें सुनकर दिया के दिमाग में एक और आइडिया आता है और वो अकेले में अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरी सास ने 5 किलो आम का अचार बनाने का काम मुझे दे दिया है। तुम तो जानती हो अचार बनाना कितना मेहनत का काम है। भाभी के घर से जब आम का अचार आ ही रहा है तो मेरे लिए भी 5 किलो मंगवा लो, मैं वही लेकर चली जाऊंगी और इस बारे में किसी को मत बताना। आशा अपनी बेटी की बात मान जाती है और जैसे ही उसकी बहू के मायके से 5 किलो आम का अचार आता है तो वो अपनी बेटी के लिए 5 किलो आम का अचार पैक कर देती है।
तो वहीं पूजा अचार बनने के बाद डिब्बे में तेल डालकर उसमें अचार भरकर उन्हें 2 दिन धूप लगने के लिए रख देती है। 2 दिन बाद पूजा का अचार बनकर तैयार हो जाता है। तो वहीं दिया भी 5 किलो आम का अचार लेकर आती है और जब सब खाने को बैठते हैं तो दिया अचार का डिब्बा लाती है और सास को पहले देती है। ये लीजिए माँ जी, आपने जो मुझे काम दिया था वो मैंने अपने मायके में बैठकर भी पूरा कर दिया। बहू, आम का अचार तो तू भी बहुत अच्छा बनाना जानती है। बड़ी बहू, अब तुझे थोड़ा आराम मिलेगा। तेरी देवरानी बहुत अच्छा अचार बनाती है। बेचारी मेरी गांव की गवार जेठानी, उसने कितनी मेहनत से आम का अचार बनाया और मैंने चालाकी से सासू माँ की वाहवाही लूट ली। अपनी सास के मुंह से अचार की तारीफ सुनकर दिया को काफी अच्छा लगता है और रात को, अरे तुम तो बेकार ही डर रही थी, माँ तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी और कह रही थी कि तुमने बहुत अच्छा अचार बनाया है। अभी देख क्या बताऊं मैंने क्या जुगाड़ लगाया है। मैं तो काम से बच गई और बेचारी मेरी गवार जेठानी ने इतनी गर्मी पसीने धूप से परेशान होकर आम का अचार बनाया। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब शांति अचार का डिब्बा देखती है तो वो देखती है कि आंवले का अचार भी खत्म हो चुका है और इस बार वो अपनी दोनों बहू को बाहर हॉल में बिठाकर कहती है, बहू, आंवले का अचार भी खत्म होने को है। अभी आंवले का रेट भी कम है। एक काम करो, तुम दोनों 2-2 किलो आंवले का अचार भी बना लो। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, एक बार अचार बनाकर रख लो तो पूरा साल काम आता है। एक काम से छुटकारा मिला नहीं, इस बुढ़िया ने दूसरा काम पकड़ा दिया। पर इस बार क्या करूं? पिछली बार तो मैं भाभी के घर से आया हुआ अचार लेकर आ गई, अब कहाँ से अचार लाऊं? इस बार आंवले का अचार बनाने के नाम पर दिया का मुंह बन जाता है और अगले दिन तपती धूप में दिया और पूजा आंवला लेकर आते हैं। दिया, एक काम करते हैं, आज ही सारे आंवले काट के रख लेते हैं और कल उन्हें धूप लगने के लिए छोड़ देंगे। इतना बोलकर पूजा किचन में हाँसू लेकर उसी वक्त आंवला काटने बैठ जाती है और जल्दी जल्दी आंवला काटने लगती है। इस गंवार का हाथ कितनी जल्दी जल्दी चल रहा है, ऐसे तो मैं पूरे दिन में भी आंवला नहीं काट पाऊंगी। एक काम करती हूँ, इस गंवार को बेवकूफ बनाकर इससे ही अपने लिए भी आंवला कटवा लेती हूँ। दीदी, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे चक्कर से आ रहे हैं, क्या आप मेरा भी आंवला काट दोगी? हाँ दिया, क्यों नहीं, तुम आराम कर लो, जाओ। इस गंवार को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। पूजा को बेवकूफ बनाकर दिया वहां से अपने कमरे में चली जाती है। तभी शांति उसके कमरे में आती है। बहू, तू एसी में आराम कर रही है, तूने सारे आंवले काट लिए क्या? और पूजा बहू कहाँ है? हाँ माँ जी, मैंने काट लिया 5 किलो अपना आंवला, और आंवले का अचार बनाना कौन सा मुश्किल काम है। वैसे दीदी तो अभी तक आंवला ही काट रही हैं। दिया की बात सुनकर शांति हैरान होती है और वहां से चली जाती है। और अगले दिन जब धूप में आंवला सुखाने की बारी आती है तो एक बार फिर दिया अपनी जेठानी को बेवकूफ बनाती है। दीदी, 1-2 दिन से तबीयत ठीक नहीं लग रही, सुबह भी 2 बार उल्टी हो गई है, फिर से उल्टी जैसा मन हो रहा है। आप मेरे आंवले में भी नमक मसाला लगाकर धूप लगने के लिए छोड़ दीजिए, मेरा मन मचल रहा है। हाँ दिया, तुम आराम कर लो, धूप ही तो लगाना है अचार में, मैं लगा दूंगी। ये गांव की गवार कितनी बेवकूफ है। दिया अपनी जेठानी को बेवकूफ बनाकर मुस्कुराती हुई नीचे आती है और ये सब कुछ काजल देख लेती है। और कुछ देर बाद, बहू तू नीचे आ गई और पूजा बहू नहीं आई, तूने अचार धूप में रख दिया ना? माँ जी, मैंने अचार में धूप लगाने के लिए छोड़ दिया है, पर दीदी को समय लग रहा है, पता नहीं क्यों। दिया ये बोलकर चली जाती है। माँ, छोटी भाभी आपसे झूठ कह रही है, मैंने खुद छत पर देखा था, भाभी अपना काम बड़ी भाभी को देकर आई है। काजल की बात सुनकर शांति ऊपर जाती है और पूजा से बात करती है। पूजा बहू, तुझे इतना समय क्यों लग रहा है? माँ जी, मैंने तो अपना आंवला का अचार धूप लगने के लिए रख दिया है, ये तो मैं दिया का अचार सूखने के लिए रख कर आई हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। सब जानने के बाद शांति को बहुत गुस्सा आता है और जब वो नीचे आती है तो देखती है कि घर में आंवले का अचार लेकर दिया की भाभी आई है। नमस्ते माँ जी, दिया ने मुझे बताया था आपके घर में सब खाने के साथ अचार लेते हैं। मेरे ससुराल में किसी को अचार बनाना नहीं आता, इसलिए मेरे मायके से अचार आता है। पिछली बार भी जब मेरे मायके से आम का अचार आया था तो 5 किलो आम का अचार ननन जी यहाँ लेकर आ गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं खुद आम का अचार आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊँ, खाइएगा जरूर। छोटी बहू, इतना सादा झूठ! अगर तुम्हें अचार बनाना नहीं आता था या नहीं बनाना था तो सच बोल देती ना, पर तुम्हें तो चालाकी करनी थी। माफ करना बेटा, पर हमें ये अचार नहीं चाहिए। हमने भी आंवले का अचार बनाया है, मेरी बड़ी बहू को आता है हर तरह का अचार बनाना।
और तुम छोटी बहू, अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम बड़ी बहू से अचार बनाना सीखोगी और सारे अचार अब सब खुद ही बनाओगी। शांति के कहने पर दिया की भाभी वहां से चली जाती है और सच पता चलने के बाद दिया को अब उसकी गवार जेठानी से ही अचार बनाना सीखना पड़ता है। बेचारी छत पर धूप में बैठी हुई अपनी जेठानी की निगरानी के अपने आंवले के अचार में मसाला भर रही होती है और मन में कहती है, मेरी चालाकी तो मुझ पर ही भारी पड़ गई हो। काजल, मेरी बहन गांव में अकेली है। मेरी माँ की जाने के बाद अब मेरे अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना बोल दीपक अपनी बहन को लेने के लिए गांव चला जाता है और जब वह अपनी बहन करिश्मा को गांव से शहर लेकर आता है तो अपनी बीवी से मिलवाते हुए कहता है, करिश्मा, ये तुम्हारी भाभी है। काजल, शहर में मैं इसी से शादी करने वाला था, पर माँ की अचानक मौत हो गई जिस वजह से मैं शादी नहीं कर पाया और सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि मैं तुम्हें भी नहीं बता पाया और यहाँ आकर मैंने काजल से शादी कर ली। अब तुम यहीं मेरे साथ रहोगी। हमारी भौजी तो बहुत सुंदर है। करिश्मा की भाषा सुनते ही काजल को काफी अजीब लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, करिश्मा, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तब तक तुम कपड़े मशीन में डाल देना और हो सके तो मिक्सी में जूस भी बना लेना। हाँ भौजी, डोंट वरी, हम सब कर लेंगे। करिश्मा की बात सुन काजल वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद जब आती है तो वो देखती है कि करिश्मा ने ना तो जूस बनाया है और ना ही अब तक कपड़े धोए, जहां तक कि वो बाथरूम में बैठकर अब भी कपड़े धो रही है। करिश्मा, ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें बोला था जूस बनाकर रखना। इतनी गर्मी हो रही है बाहर, तुमने जूस भी नहीं बनाया और हाथ से कपड़े क्यों धो रही हो? अरे भौजी, हम ठहरे गाँव के देसी, ये मशीन नहीं आवत है हमको चलाना। अच्छा कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी तुम्हें। अभी कपड़े धोना छोड़ो, वरना तुम्हारे भाई ने देख लिया तो उन्हें लगेगा कि मैं तुमसे घर के काम करवाती हूँ। काजल करिश्मा से कपड़े छीन कर सारे मशीन में डाल देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन काजल अपनी माँ से कहती है, करिश्मा, मैं ये फिश टैंक लेकर आई थी, अच्छा लग रहा है ना? पर इसमें 2 या 3 ही फिश बची है। सोच रही हूँ कि 1-2 दिन में फिश लेकर आ जाओ। अच्छा वैसे आज मुझे कमरे की सफाई करनी है, तो क्या तुम बाजार से सब्जी ले आओगी? याद है ना रास्ता? अरे भौजी, हमारी याददाश्त बड़ी तेज है, एक बार जाते हैं तो सब माइंड में फिट हो जाता है। इतना बोलकर करिश्मा पैसे और सब्जी का थैला लेकर बाहर आती है, जहाँ उसकी नजर कुछ मछलियों पर पड़ती है। भौजी को अपने फिश पार्ट के लिए मच्छी चाहिए थी। बेचारी भौजी हमारी बहुत काम करत है, फिश लेने के लिए क्या वो इस गर्मी में आए? हम ही ले लेते हैं। इतना बोलकर करिश्मा फिश लेने जाती है, जहाँ उसकी भाषा नहीं समझ पाती है, तो वहाँ पवन आकर उसे फिश दिलवाता है। अब करिश्मा फिश लेकर घर आती है और फिश टैंक में फिश रख देती है। तभी वहाँ काजल की पड़ोसन सपना आती है, जो काजल की फिश टैंक में खाने वाली फिश देखकर जोर जोर से हंसती है। अरे तेरी नंद तो बड़ी गवार है, उसे इतना भी नहीं पता फिश पॉट में दूसरी फिश रखी जाती है। उसने तो खाने वाली बाहर मार्केट से फिश लाकर पूरा फिश टैंक भर दिया। करिश्मा, ये सब क्या है? जब तुम्हें नहीं पता फिश टैंक के बारे में तो अपना दिमाग क्यों चलाती हो? क्या मैंने तुम्हें बोला था फिश लाने को? हमेशा उल्टे काम ही करती हो। भौजी नाराज काहे होती हो? हम तो केवल आपकी मदद करत रहे। मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ अपने कमरे में। काजल अपनी नंद को डांट देती है और करिश्मा अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद सपना काजल को भड़काती है। अरे तेरी नंद तो बड़ी गवार है, मैं तो कहती हूँ उसकी शादी करवाकर अपना पीछा छुड़ा ले। करिश्मा की बढ़ती बेवकूफियां देख काजल भी परेशान होने लगती है और अपनी नंद से पीछा छुड़ाने के लिए लड़के देखने लगती है। ये देखो दीपक, हमारी करिश्मा के लिए कितना अच्छा रिश्ता आया है। लड़का बेंगलुरु में रहता है और बहुत अच्छी कंपनी में भी काम करता है। काजल, तुमने और मैंने करिश्मा की शादी की बात भी नहीं करी और तुम रिश्ता लेकर आ गई। पहले मुझसे पूछ तो लेती। और मैं अपनी बहन की शादी इतनी दूर नहीं करने वाला, मना कर दो इस रिश्ते के लिए। लड़का बहुत अच्छा है। मेरी बहन को ध्यान से देखो, क्या कमी है उसमें? वो भी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं अपनी बहन को खुद से दूर नहीं भेज सकता। मेरे अलावा उसका है ही कौन इस दुनिया में? दीपक अपनी बहन को ज्यादा दूर नहीं भेजना चाहता था, इसलिए वह रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर देता है, जिस वजह से करिश्मा का मुंह बन जाता है और बड़ी मुश्किलों से काजल सपना की मदद से एक और रिश्ता देखती है। देखो दीपक, सपना ने एक ये लड़का भी देखा है। उनका खुद का बिजनेस है और वो मुंबई में रहते हैं। दिल्ली ज्यादा दूर भी नहीं है। कल लड़के वाले आ रहे हैं, एक बार लड़का देख लेते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो मना कर देंगे। काजल, रहना मेरी बहन को है, मुझे नहीं। अगर उसे लड़का पसंद नहीं आएगा तो हम इस रिश्ते के लिए मना कर देंगे। कैसे दीपक को समझाऊं? इसकी बहन से अब मैं परेशान हो गई हूँ। जानबूझकर मैं इस गवार को खुद से दूर करना चाहती हूँ ताकि ये बार बार मुंह उठाकर यहाँ ना आए। पर कोई बात नहीं, कल बस एक बार लड़के वाले आ जाए, फिर इस गवार को तो मैं मना ही लूंगी।
अगले दिन कुछ लड़के वाले करिश्मा को देखने आने वाले थे, पर तभी काजल की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से करिश्मा अपनी भाभी को आराम करने देती है और ठंडे पानी से पट्टी करती है और खुद अकेली मेहमानों के लिए सारा खाना बनाती है। कुछ ही देर में लड़के वाले करिश्मा को देखने घर आते हैं, पर लड़के की हाइट देखते ही करिश्मा का मुंह बन जाता है और वो रसोई में आते हुए अपने भाई से कहती है, भैया गांव में सब कहत रहे हम बहुत ही सुंदर है, फिर भौजी हमरे लिए नाटा लड़का काहे ढूंढी। कोई बात नहीं करिश्मा, अगर तुझे नहीं लड़का पसंद तो मैं अभी बाहर जाकर सबके सामने मना कर देता हूँ। करिश्मा के कहने पर दीपक बाहर जाकर लड़के वालों को मना कर देता है। ये देख काजल को बहुत गुस्सा आता है और सभी के जाने के बाद गुस्से में जब काजल रसोई में काम कर रही होती है तो कांच का ग्लास उसके पैरों पर गिर जाता है, जिस वजह से उसके पैरों से खून आने लगता है। तभी वहां भागती हुई करिश्मा आती है और अपनी भाभी के पैर में पट्टी करने लगती है। दूर हट मुझसे, मुझे तेरा झूठा प्यार नहीं चाहिए, सब तेरी वजह से हुआ है। मैं तेरा भला चाहती हूँ और तेरे इतने नाटक चल रहे हैं। अरे तुझ गवार से कौन शादी करेगा अगर ऐसे ही नाटक रहे तो। काजल करिश्मा को डांट कर वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब काजल सपना से मिलने उसके घर जा रही होती है तो उसकी नजर पवन पर पड़ती है, जो कश्मीर में काम करता था। अरे यार सपना, क्या बताऊं तुझे, मेरी नंद के तो इतने नाटक हैं कि कुछ पूछो ही मत। वैसे हमारी सोसाइटी में ये नया लड़का कौन है? अरे ये कश्मीर में काम करता है, अपने माँ बाप से मिलने के लिए आया है, कुछ दिन बस इसके लिए भी लड़की देख रहे हैं। बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा। मेरी नजर इस लड़के पर पहले क्यों नहीं गई? क्यों ना मैं अपनी नंद की शादी इसी लड़के से करवा दूं और क्या पता ये मेरी नंद को अपने साथ कश्मीर ले जाए और कभी कभी बस अपने माता पिता से मिलने आए। और क्योंकि इसकी फैमिली यही है तो किसी को इस रिश्ते से एतराज भी नहीं होगा। पवन को देख काजल मन ही मन अपनी नंद का रिश्ता उससे तय करवाने के बारे में सोच लेती है। तो वहीं उदास करिश्मा बाहर आती है और उसकी मुलाकात पवन से होती है। अरे क्या कर रही हो तुम? आगे गड्ढा है, दिखाई नहीं दे रहा? अरे छोड़ो बदमाश गुंडे, कोई मेरी मदद करो इन गुंडों से। इका दो बदमाश गुंडे बेचारी इस बूढ़ी औरत का सामान छीन रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। करिश्मा पवन के साथ मिलकर पास में रखा डंडा और पत्थर उठाकर गुंडों को मारती और गुंडे वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद करिश्मा उस बूढ़ी औरत को अपने साथ घर लाती है। माँ, आप यहाँ सब ठीक तो है? अब भाऊजी ये आपकी माँ है, हम आपके लिए पानी लाते हैं। इतना बोल करिश्मा पानी लेने के लिए रसोई में जाती है। माँ तुम ठीक तो हो और मेरी गंवार ननद ने आपको परेशान तो नहीं किया? अरे काजल ये क्या बोल रही है? तेरी नंद भले ही गांव की है पर वो बहुत अच्छी है। अगर आज वो ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। उसने मेरी जान बचाई है, बहुत अच्छी है तेरी नंद। काजल अपनी माँ के साथ बात कर ही रही होती कि तभी पवन और सपना उसके घर आते हैं और टीवी चलाकर न्यूज दिखाते हुए काजल से कहते हैं, ये देखो काजल, कश्मीर के हालात कितने बिगड़ चुके हैं। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, अब तुम ही बताओ कौन जाएगा ऐसे दहशत वाली जगह घूमने। मैं तो वहाँ काम करता हूँ, अच्छा हुआ जो मैं यहाँ हूँ। अब तो सोच रहा हूँ कश्मीर छोड़ ही दूँ, आए दिन यहाँ ऐसी घटना घटती है, अब तो डर लगने लगा है। मेरी नंद कितनी अच्छी है और मैं अपनी नंद के बारे में कितना बुरा सोच रही थी। उसे खुद से दूर करने के लिए उसे कश्मीर भेजना चाहती थी, जहाँ हर पल उस पर मौत का साया बना रहता। काजल, मैंने तुझे ये परवरिश तो नहीं दी। तेरी नंद इतनी अच्छी और तू उसके लिए इतना बुरा सोच रही थी, पर भगवान का शुक्र है जो समय रहते तेरी आंख खुल गई। ये न्यूज देख और लोगों की बात सुन काजल की आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी नंद को खुद से दूर करने का फैसला बदल देती है। तो वहीं पवन भी दिल्ली में ही रहकर काम देखता है और बहुत जल्द पवन और करिश्मा की शादी हो जाती है और अब करिश्मा अपने भैया भाभी की नजरों के सामने रहती है। आज शांति के दूसरे बेटे की भी शादी हो गई थी, क्योंकि उसकी दूसरी बहू अमीर घर से थी और काफी दहेज लेकर आई थी। इसलिए बड़े ही प्यार से शांति अपनी अमीर बहू यानी पूजा का गृह प्रवेश करवाती है और साथ में उसे सोने के कड़े भी देती है। मेरी चांद सी बहू के लिए मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। ये तो बहुत ही प्यारा है माँ जी, पर यहाँ कितनी गर्मी है, इस घर में एक एसी नहीं है क्या? घर में आते ही पूजा गर्मी की वजह से पसीने में डूब जाती है। तो वहीं आरती अपना गृह प्रवेश का दिन याद करती है। शांति, बहू का गृह प्रवेश करवा दिया तो उसे उसका गिफ्ट भी दे दो। मेरी गरीब बहू मेरे लिए क्या लेकर आई है मायके से जो मैं उसे गिफ्ट दूं? पर आप कह रहे हैं इसलिए ये चुटकियां दे रही हूँ। चुटकियां देने के बाद शांति मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। ये सब वो सोच रही होती है कि तभी काजल आरती से कहती है, भाभी, छोटी भाभी को उनके कमरे तक ले चलते हैं, यहाँ सच में बहुत गर्मी लग रही है। काजल और आरती पूजा को उसके कमरे तक ले जाती हैं, जहां आरती पूजा से कहती है, कल तुम्हारी मुंह दिखाई है, अच्छे से तैयार हो जाना।
और भाभी आपको पता है 2 महीने बाद 25 तारीख को ही माँ पापा की 25वीं सालगिरह आ रही है और बड़ी भाभी ने तो कुछ सोचा भी है। आप भी हमारे साथ मिलकर माँ पापा की 25वीं सालगिरह की प्लानिंग करना। इतना बोलकर पूजा और आरती वहां से चले जाते हैं। अब अगले दिन पूजा की मुंह दिखाई होती है, जहां घर आए सभी मेहमान कुछ न कुछ बहू को देकर जाते हैं। तो वहीं शांति अपनी प्यारी बहू के लिए एक एसी मंगवाती है। भैया ये एसी मेरी छोटी बहू के कमरे में लगा दो, मेरी अमीर बहू से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। बहू ये है मेरी तरफ से तेरी मुंह दिखाई का गिफ्ट। क्या बात है भाभी, छोटी बहू की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा जा रहा है। बड़ी बहू की मुंह दिखाई में तुमने उसे कुछ भी नहीं दिया था। उस औरत के इतना कहते ही आरती को अपनी मुंह दिखाई याद आती है, जिसमें शांति ने सिर्फ अपनी बहू के हाथ में 500 रुपए का लिफाफा दिया था। भाभी तुम्हारे घर में तुम्हारी पहली बहू आई है और तुम हो कि अपनी बहू को सिर्फ 500 रुपए का लिफाफा दे रही हो। दीदी, इंसान की जितनी हैसियत होती है उनको उतना ही दिया जाता है। तो क्या हुआ बुआ जी, तब मैं और अब में फर्क भी तो है। चलिए मुंह दिखाई की रस्म पूरी करते हैं, गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इस तरह मुंह दिखाई की रस्म पूरी की जाती है और अगले दिन पूजा की पहली रसोई होती है और आरती कमरे में बैठकर कुछ सिलाई कर रही होती है। तभी वहां ताने देती हुई शांति आती है। बस हर वक्त सिलाई करना और मेरे बेटे की कमाई लेना आता है, ये नहीं कि घर में देवरानी आई है उसकी थोड़ी मदद करवा दे। अपनी सास की बातें सुनकर आरती उदास रसोई में चली जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी देवरानी अकेले खाना बना रही है। पूजा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, मुझे बुला लेती। गई थी मैं आपको बुलाने, पर मैंने देखा आप सिलाई कर रही हैं इसलिए आपको परेशान नहीं किया। उफ ये गर्मी। हाँ, वो 2 महीने बाद माँ जी की 25वीं शादी की सालगिरह आ रही है, तो बस उनके लिए सरप्राइज प्लान कर रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। आरती सालगिरह के बारे में पूजा से बात करना चाहती थी, पर पूजा कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती। इस वजह से आरती भी उससे कुछ नहीं कहती। कुछ देर में सभी लोग खाने की टेबल पर बैठते हैं और एक बार फिर शांति अपनी छोटी बहू को हीरों का हार देती है। माँ जी, ये हार बहुत प्यारा है, पर मैं क्या कह रही थी कि हमारे घर का तो जो फ्रिज है वो काफी छोटा है। अगर इस गर्मी के लिए बड़ा फ्रिज आ जाता तो अच्छा रहता। हाँ बहू, क्यों नहीं, तूने कह दिया है ना, अब आ जाएगा। जहां पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा होता है तो वहीं हीरो का हार देखकर बेचारी आरती को अपनी पहली रसोई याद आती है। भाभी, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। लगता है आज तो माँ खुश होकर आपको बहुत अच्छा तोहफा देंगी। इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि इस गरीब के ऊपर लुटाती रहूं। अरे मुंह दिखाई में गृह प्रवेश में दिया तो गिफ्ट, अब क्या पूरी तिजोरी उसके नाम कर दूं। कितनी गर्मी हो रही है, ऊपर से तुम्हारी बातें, मेरा तो दिमाग ही गर्म हो गया। एक बार फिर अपनी पहली रसोई याद करती हुई उदास हो जाती है और कमरे में चली जाती है आरती, जहां सूरज उसे 1000 रुपए देते हुए कहता है, ये लो आज 1000 रुपए कर लो माँ की एनिवर्सरी के लिए पैसे जमा। अच्छा सुनो ना, आते हुए रात को कुछ मोती सितारे डोरी भी लेकर आ जाना, और हाँ कुछ चॉकलेट, क्रीम, बेकिंग सोडा और ब्रेड भी ले लेना। हाँ मेरी माँ, मैं जानता हूँ तुम घर में ही माँ के लिए केक और उनकी पसंद की मिठाई बना रही हो, घर की डेकोरेशन खुद करना चाहती हो, और ये ड्रेस भी पिछले 2 महीने से तुम माँ के लिए ही बना रही हो। अब लिस्ट भेज देना, ला दूंगा सारा सामान। इतना बोलकर सूरज वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब काजल, आरती, पूजा के कमरे में एक साथ बैठे होते हैं तो आरती काजल और पूजा से कहती है, माँ जी को स्काई ब्लू कलर बहुत पसंद है। मैं सोच रही हूँ कि हम व्हाइट और स्काई ब्लू के बैलून से घर सजाएं और दीवार पर माँ जी पापा जी की शादी से लेकर अब तक की फोटो और लाइट लगाएं। हाँ भाभी, और माँ को ना चॉकलेट केक पसंद है। मैं सोच रही हूँ कि उनके जन्मदिन के लिए हम 3 लेयर वाले केक बनाएं। पापा तो सिंपल है, उन्हें सब कुछ पसंद आता है। मुश्किल है माँ को खुश करना, अगर वो खुश होंगी तो पापा तो हो ही जाएंगे। आप क्या कहती हो पूजा भाभी? जैसा आप सबको ठीक लगे। वैसे दीदी, आपके कमरे में काफी गर्मी लग रही है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। एक बार फिर पूजा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती और गर्मी का बहाना देकर अपने कमरे में चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां बिना गर्मी और पसीने की परवाह करे दिन रात एक करके आरती अपनी सास के लिए उसकी पसंद की एक शिफॉन की साड़ी लाती है और अपने हाथों से उस पर कढ़ाई करती है, उसके बॉर्डर पर लेस लगाती है और ब्लाउज भी अपनी सास की पसंद के मुताबिक बनाती है। पूजा, ये देखो मैंने माँ जी के लिए उनकी पसंद की साड़ी बनाई है। माँ जी का हमेशा से सपना था कि वो अपनी 25वीं सालगिरह पर शिफॉन की साड़ी पहने जिस पर इतना वर्क हो। दीदी, इस उम्र में माँ जी के लिए इतनी हैवी साड़ी ठीक नहीं रहेगी। खैर, आपने बनाई है तो कुछ सोच कर ही बनाई होगी। वैसे भी मार्केट जा रही थी माँ जी के लिए कुछ गिफ्ट लेने।
हाँ पूजा, क्यों नहीं, तुम्हारा गिफ्ट माँ जी को बहुत पसंद आएगा। इस तरह पूजा मार्केट जाकर एक बनारसी साड़ी लेकर आती है। समय यूं ही बीतता है और एनिवर्सरी से एक शाम पहले। पूजा, कल माँ जी की एनिवर्सरी है। आज रात के 12 बजे ही हमें माँ जी को सरप्राइज देना है। इसके लिए पूरा घर सजाना होगा और इसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए। माफ करना, इतनी गर्मी में सारी रात इन सब के चक्कर में अपनी नींद खराब नहीं करना चाहती थी। मुझसे नहीं हो पाएगा और आप सब है ना सजाने के लिए घर। मैं चलती हूँ, नींद आ रही है। इतना बोलकर पूजा वहां से चली जाती है और कमरे में एसी चलाकर सो जाती है। तो वहीं दिवाकर, सूरज, आरती, काजल गर्मी से परेशान, पसीने से लथपथ अपने हाथों से पूरा घर सजाते हैं और रात के 12 बजे अपनी माँ के कमरे का दरवाजा पीटते हैं। अजी क्या हो गया, हमारे बच्चों को इतनी रात को क्यों दरवाजा पीट रहे हैं? अरे वो तो दरवाजा खोलने पर ही पता चलेगा। जैसे ही शांति दरवाजा खोलती है, शांति के दोनों बेटे अपने माँ पापा के ऊपर फूल गिराते हैं और आरती अपने हाथों में केक लेकर आती है और सब एक साथ मिलकर विनोद और शांति को उनकी शादी की 25वीं सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं। हैप्पी 25th वेडिंग एनिवर्सरी माँ और पापा। हैप्पी 25th वेडिंग एनिवर्सरी माँ और पापा। देख रही हो शांति, हमारे बच्चों ने हमारी 25वीं एनिवर्सरी कितने अच्छे से शुरू की है। ये तो बस शुरुआत है पापा जी। और माँ जी, मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आई हूँ। आप पहले हॉल में चलकर केक काट दीजिए। इस तरह आरती सभी को हॉल में ले जाती है जहां शांति अपने पति के साथ केक कट करती है और सभी बच्चे अपनी माँ को कोई ना कोई तोहफा देते हैं। पर अब भी शांति की नजर अपनी छोटी बहू पर होती है। मेरी छोटी बहू कहाँ रह गई? हो ना हो बेचारी अकेली इतनी गर्मी में मेरे लिए कुछ बड़ा सरप्राइज प्लान कर रही होगी। कोई बात नहीं, कल तो मुझे पता ही चल जाना है। माँ जानती हो, ये सब कुछ आपकी बड़ी बहू का प्लान था और कल आपकी 25वीं एनिवर्सरी के मौके पर हमने एक छोटी सी पार्टी भी रखी है। अच्छा ठीक ही है ये सब। शांति सरप्राइज देखकर काफी खुश होती है और खुलकर तारीफ नहीं करती। अगले दिन सुबह से शाम हो जाती है। घर में एक छोटी सी पार्टी होती है। पूरा घर लाइट, गुब्बारे और रिबन से सजा था। कुछ ही देर में एक एक करके घर में मेहमान आने लगते हैं और शांति आरती की डीप ब्लू कलर की शिफॉन की साड़ी पहन कर आती है। बहुत अच्छी लग रही हो भाभी इस साड़ी में। अब चलो जल्दी से केक कट करो, हम सबको बहुत भूख लगी है। सही कहा बहन तुमने, और हमारा घर भी दूर है। माँ जी, मेरी तरफ से आपके लिए बनारसी साड़ी। सिर्फ बनारसी साड़ी? पूजा अपनी सास को बनारसी साड़ी देती है। ये देख शांति को काफी बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलती। कुछ ही देर में शांति और विनोद अपनी 25th वेडिंग एनिवर्सरी का केक कट करते हैं। उसके बाद सभी घर आए मेहमान आरती के हाथों का बनाया खाना खाते हैं और उसकी काफी तारीफ करते हैं। शांति, तुम्हारे बच्चे बता रहे थे कि ये सब कुछ तुम्हारी बड़ी बहू ने किया है, और तुमने जो इतनी सुंदर साड़ी पहनी है ये भी बहू ने खुद अपने हाथों से तैयार किया, और खाना भी बहू ने लाजवाब बनाया है। और तुम्हारा केक तो क्या ही बताऊं, मेरा तो दिल कर रहा है कि बहू को ऑर्डर दे दूं केक का। जो भी कहो, तुम्हारी बड़ी बहू बहुत समझदार है। बड़ी बहू ने तो साबित कर दिया, इंसान चाहे गरीब हो या अमीर, बस उसे अपने घर वालों की पसंद नापसंद का ख्याल होना चाहिए। अपनी बहू का सरप्राइज और लोगों की तारीफ सुनकर शांति की भी सोच बदल जाती है और अगले दिन शांति अपनी बड़ी बहू को पहली बार अपनी पुश्तैनी रानी हार देते हुए कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, आज तूने मेरी सोच बदल दी। मुझे लगा था मेरी छोटी बहू काफी अमीर है तो वो मेरे लिए कुछ अच्छा सरप्राइज प्लान करेगी, पर मैं गलत निकली। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी कि आपकी 25वीं सालगिरह इतनी खास है। बहू दुखी मत हो, तूने तो मेरी सोच बदल दी। ना माफ करना बड़ी बहू, मैं तुझे हमेशा ताने देती रही। नहीं माँ जी, माफी मत मांगिए, और आपने मुझे दिल से अपना लिया, मेरे लिए यही सबसे बड़ा गिफ्ट है।